इस बीच निफ्टी जो है वो 25,220 के आसपास काम खर्च करते हुए 245 अंकों की मजबूती इसमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी देते हुए निफ्टी को, निफ्टी जो है वो डे हाई के आसपास भी कामकाज शेयर कर रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है भारत जैन जी का। वो पूछते हैं आइनॉक्स ग्रीन के बारे में। आइनॉक्स ग्रीन इस भाव में ले सकते हैं क्या सर? आइनॉक्स ग्रीड बोल रहे हैं कि इनविट बोल रहे हैं कि ग्रीन आइनॉक्स? ग्रीन, आइनॉक्स ग्रीन। ये टाइप का लो वॉल्यूम काउंटर है। अगर यहाँ पे आपको डिप मिलता है तो जरूर वहां पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिप अगर 140 से 145 के बीच में मिलती है तो वहां पे उसको ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो ये आपको मेरे हिसाब से साइडवेज है। साइडवेज मोमेंटम नॉर्मली डाउन साइड की तरफ जाता है। तो वहां पे एक 140 से 145 की रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे एक ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 133 के करीब करीब रहेगा। अब वापस से टारगेट बनेंगे 162 से 174 तक के। तो बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। वैसे ये लो वॉल्यूम्स काउंटर को अवॉइड ही करे तो बेहतर होगा, क्यों सर? डेफिनेटली यहाँ पे लो वॉल्यूम रहता है। 2-5 हजार शेयर भी बेच देते तो 10-20 रुपए आराम से घट जाते हैं। तो इसी इसी सही। कारण से लो वॉल्यूम काउंटर को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जी। उत्पल दास जी का सवाल है। वो पूछते हैं आरईसी के बारे में। आरईसी में फ्रेश एंट्री लेवल क्या हो सकता है सर? डेफिनेटली मेरे हिसाब से आरईसी के अंदर एंट्री बन रहा है और पीएफसी में के अंदर भी एंट्री बन रहा है। मेरे हिसाब से टेक्निकल सपोर्टिव कंसोलिडेशन के बाद में दोनों स्टॉक जो है एक अपसाइड रेंज के लिए रेडी है। अब यहाँ से दोनों स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट देखेंगे तो हो सकता है कि ये 10 से 15% का मूवमेंट जो है अगले 30 से 45 दिन के अंदर भी बता दे। दोनों ही कंसोलिडेशन जोन के बाद में लोअर लेवल में टूटने को रेडी नहीं है और अपर साइड में थोड़ा थोड़ा स्लो एंड स्टडी बढ़ रहे हैं। तो ये हम्म, कंसोलिडेशन फेज के बाद में थोड़ा सा अपसेट होगा। इधर हो सकता है कि एक हफ्ते पर बाद में इनको वापस से वो मूव जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो पीएफसी के अंदर 460 तक की रेंज जो है पीएफसी के अंदर भी देखने को मिल सकती है और आरईसी के अंदर 4 मेरे हिसाब से 440 तक की रेंज जो है आराम से आरईसी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल काफी बढ़िया है दोनों ही कंपनीज के। अच्छी डिविडेंड वही है। तो लॉन्गर टर्म होल्ड करने में भी हर्जा नहीं है। और यहाँ पे अगर आप मीडियम टर्म भी देख रहे हैं तो मीडियम टर्म भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी शेयर में अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। विप्रो अब डे हाई पे कामकाज करते हुए 2% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस भी लगभग 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए। टेक महिंद्रा जिसके कल नतीजे हैं, इसमें भी करीबन 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो आईटी कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड करते हुए और सभी आईटी स्टॉक्स जो है इंट्राडे हाई पे कामकाज करते हुए। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टॉक देख लेते हैं। 25,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जुटाने की योजना रखती है बैंक, और इसके चलते हुए आज 2% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। निफ्टी का स्टॉक गेनर जो है वो इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये आपकी स्क्रीन पे है। 833 के लेवल्स के पार इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता का। वो पूछते हैं आपसे दो स्टॉक्स के बारे में, एक स्किपर इंडिया और दूसरा एसडब्ल्यू सोलार। लेकिन दोनों ही काउंटर में थोड़ा सा वैल्यूएशन यहाँ से अपसाइड आराम से बन रहा है। इसकी पर मैं देखेंगे तो 600-640 तक की रेंज आराम से देखने को मिल सकती है। काफी दिन हो गए साइडवेज है। एक आध नंबर अगर अच्छे इंप्रूव नंबर आएंगे, कुछ पॉजिटिव खबरें अगर ऑर्डर बेस पे आएगी तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक अपसाइड इसके अंदर ड्यू है वो बनेगी। यहाँ से अगर किसको बाइंग करना है तो कर सकते हैं। एक अपसाइड 600 से 640 तक की फंडामेंटल के हिसाब से भी यहाँ पे अपसाइड ड्यू है। कुछ एक पॉजिटिव अगर न्यूज आएगी तो शायद इसको स्टॉक को यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। टेक्निकल की बात करें तो ये 504 से 505 की रेंज फर्स्ट टेक्निकल मूव रहेगा जैसे अपसाइड मिलेगा। 520 के बाद में 560 तक की रेंज के लिए ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसकी पर यहाँ से बाइंग आराम से की जा सकती है। दूसरा कौन सा था काउंटर मैडम? स्किपर और एसडब्ल्यू सोलार। एसडब्ल्यू सोलार में डेफिनेटली एक बाइंग लोअर लेवल में बाइंग जनरेट हो रही है और एक अपर साइड में थोड़ी सी सेलिंग भी आ रही है। तो ये एक रेंज बाउंड में काफी दिन हो गए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक अपसाइड है। यहाँ पे अगर ये काउंटर जब भी 350 से 352 के ऊपर क्लोज देगा तो वहां पे आप समझिए कि 420 से 425 तक की रेंज के लिए ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक 300 से 330 की रेंज के अंदर काफी दिन हो गए कंसोलिडेशन मेरे को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की जरूरत है। अपसाइड वैल्यू यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी अगर आपको बाइंग करना है तो स्ट्रगल्ड वे में बाइंग करिए। अगर कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे ऐड करते रहिए। जब तक ये 350 के ऊपर क्लोज नहीं देगा तो इसमें फास्ट मूवमेंट नहीं है। अगर 350 के ऊपर क्लोज आए तो इसमें शायद फास्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तब इसको पूरी तरीके से आप एक टेक्निकली मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50-60 रुपए का इमीडिएट इसके अंदर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो विप्रो को लेके है। अमोल पारेख का सवाल है, वो पूछते हैं विप्रो का 1 महीने का टारगेट क्या हो सकता है। और जैसे कि हमने अभी बात की, विप्रो डे हाई पे कामकाज करते हैं। देखिए विप्रो के अंदर फिलहाल आईटी के अंदर वैसा है कि कुछ आईटी कंपनीज के नंबर जो है उतने बढ़िया अट्रैक्टिव नहीं है। बाकी आईटी के कंपनीज के नंबर कैसे आते हैं, गाइडेंस कैसी आती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टेक्निकली मूव देखेंगे तो ये एक लेवल जो है ठीक ठाक लेवल है। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करना है, यहाँ पे कंडीशनल कॉल बनेगा। 262 से 264 के ऊपर क्लोजिंग बनती है तो आप फर्स्ट अपर साइड 268 बनती है, सेकंड 274 बन रही है, और थर्ड होगा वो 285। तो आपको इसको टाइम जोन में ना बांध के इसको लेवल में देखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। 258 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ये वीक जोन में जाएगा। तो 4-6 रुपए की रेंज में काफी दिनों से काम कर रहा है, लेकिन आज की रेंज जो है थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की और इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल मूव को प्ले करें ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है, कैश रिच कंपनी अच्छी डिविडेंड देती है, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने में भी हर्जा नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आईटी पूरे सेक्टर के अंदर एक थोड़ा सा साइडवेज बना हुआ है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे जी। लगता है कि आईटी कंपनी जो है कैश रिच कंपनी है, बायबैक भी टाइम टू टाइम आते रहता है। ये टाइप की कंपनीज है। अगर यही ऐसे ही माहौल के अंदर आपको एक फेयर वैल्यूएशन के अंदर मिलती है, जब इनका टाइम अच्छा चालू हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ से ये चीजें जो है 20-25% प्रीमियम में इमीडिएट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल्स है, अगर लॉन्गर टर्म प्ले करना है तो स्टेगर्ड वे में बाइंग आईटी सेक्टर में यहाँ से भी किया जा सकता है। कॉन्ट्रावेट तो जरूर बनता है, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें परफॉर्म अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। अंकुर मोदी का सवाल है, वो पूछते हैं इमेजिका के बारे में। उनके पास इमेजिका है, वो पूछते हैं इमेजिका क्या 100 का लेवल पार करेगा, जून के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से मैं इमेजिका को मालपानी ग्रुप की कंपनीज है, पहले दूसरे ग्रुप में फिर बाद में मालपानी ग्रुप ने टेक ओवर किया था। मेरे हिसाब से मैं 10 रुपए से इसको ट्रैक भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफी कुछ चीजें जो रिस्ट्रक्चर होना ड्यू है, तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये स्टॉक्स टेक्निकली अगर 74 के ऊपर ट्रेड करेगा तो थोड़ा सा 85 तक की रेंज बनाएगा, और उसके बाद में 100 तक की। मेरा थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे थोड़ा अलग बन रहा है। अभी जो इनकी प्रोग्रेस चल रही है, अगर वो इन लाइन चल रही तो हो सकता है कि ये आपको 100 से पार होता हुआ भी दिखाई दे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा प्ले 12 से 18 महीने का प्ले करिए, हो सकता है कि आपको ये 100 का 150 भी बता दे, तो बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। जो जो अपडेट्स आ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी अपडेट्स जो है काफी बढ़िया है। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी 10 रुपए से शायद 70-80 रुपए का ऑलरेडी मूव एक देख चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, थोड़ा टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 100 का आपको उससे भी ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। ओके। मिथुन घोष का सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज पे। नतीजे भी आए थे, नतीजे ठीक ठाक ही थे, इन लाइन ही थे, लेकिन आउटलुक जो कमेंट्री थी वो काफी अच्छी थी। जिसके चलते हमने देखा कि नतीजों के बाद एक अच्छा रुझान, एक मोमेंटम तो था। आज भी हरे निशान में ही कामकाज करते हुए, तो टाटा टेक्नोलॉजीज को बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। देखिए ये टाइप के काउंटर में अगर आपको बाइंग करना है तो प्योरली लॉन्गर टर्म व्यू रखना पड़ेगा। इधर अगर आपका 3 से 5 साल का नजरिया है, 2 से 3 साल का नजरिया है तो है, नहीं तो फिर इसको आप टेक्निकली प्ले करें ज्यादा बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे एक 740-742 का रेसिस्टेंस मिल रहा है, अगर वो ब्रेक करेगा तो वापस एक थोड़ी सी अपसाइड मिलेगी। अगर आप अपर साइड में ब्रेक करें तो वो हो सकता है कि 775, 800, 820 तक के लेवल दिखा दे। लेकिन अगर ये वापस से 724 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हो सकता है कि 680 से 690 की रेंज बता दे। तो प्योरली यहाँ पे लॉन्गर टर्म है। मैनेजमेंट में गाइडेंस में क्लियरली बोला है कि हम यहाँ से एक बिलो नहीं जाएंगे। तो ये काफी कहीं ना कहीं पे एक इनकरेजिंग स्टेटमेंट है इन्वेस्टर के लिए जो होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म आप होल्ड करें इसको। टेक्निकल टर्म्स या ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सा कम यूज करें, लॉन्गर टर्म रखेंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता रखती है। और नंबर ठीक है आ रही है, लेकिन जो गाइडेंस है और टाटा ग्रुप है तो वहां से काफी हेल्दी रिटर्न पास्ट में भी बना के दिए हैं। तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म के हिसाब से होल्ड करने की सलाह रहेगी।
थोड़ा पेशेंस के साथ रहेंगे लंबी अवधि में तो महेश जी बेहतर डेफिनेटली यहाँ मिलता पे है। 2 से 5 साल का नजरिया रखे। अब जी। क्या है, टाटा ग्रुप की वैसी कंपनी का, पुराने कंपनी का देखें 2-3 साल एक ही जगह पे पड़े, जब चले तब 8 से 10 गुना चल के आपको अच्छा खासा। देखिए नेल को देख लीजिए, टाटा इलेक्सी देख लीजिए। तो ये टाइप के काउंटर में वैसा मूव आता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो लेवल के हिसाब से करिए, इधर आप उसको एक पोर्टफोलियो के अंदर साइडवेज रख दीजिए, लेकिन आपको लॉस नहीं देंगे, ये बात तो कंफर्म है, ओवरऑल पैसा बना के देंगे। हरिंदर सिंह नेगी जी का सवाल है। वो हमें लिखते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक एनआईटी लिमिटेड, नहीं एनआईटी टेक्नोलॉजी, 427 शेयर्स लिए हैं 227 के स्तर पे, अभी 40,000 का लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? आई थिंक एनआईटी लिमिटेड का शेयर चेक। सर एनआईटी के बारे में बता दीजिए। डेफिनेटली काउंटर काफी बढ़िया है। अब मेरे हिसाब से इन्होंने लास्ट एक अप मूव था, जो एक अच्छा खासा अप मूव हुआ था, उसके बाद में वापस एक डाउन साइड चालू हुआ था, एक लोअर कंसोलिडेशन चालू हो गया। अब यहाँ से अगर अगर आप वापस से अगर थोड़ा भी ऐड करने की क्षमता रखते हैं या फिर ऐड करने में इच्छुक है, तो मेरे हिसाब से स्टेगर्ड वे में थोड़ा बहुत और ऐड कर लेना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक्स अगर ये 130 to 134 के ऊपर क्लोजिंग देगा, वहां पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बनेगा। 145 से 160 के इमीडिएट जोन थोड़ा टाइम के बाद में अपने को देखने को मिल सकते हैं, और 160 के बाद में शायद हो सकता है कि 175 तक की भी रेंज इसमें वापस से देखने को मिले। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी करेक्शन हुआ था, उस करेक्शन में ये भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। तो हाँ, आपकी बाइंग हाई है, और वहां पे अभी टेक्निकल मूव जो है वो भी एक सपोर्टिव लाइन में बन नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर थोड़ा बाइंग कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपको ये 160 से 175 की रेंज तक यहाँ पे एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है 3 से 6 महीने के अंदर। तब वापस इसको वापस से रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। तो एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं सर पर टाइम हमारा हो चुका है। एक आखिरी सवाल दिलीप व्यास का सवाल है, वो पूछते हैं कि क्या वो बीएससी और बीईएल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? सर बीईएल के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम बीएससी के बारे में बात करते हैं, क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? देखिए वैल्यूएशन वाइज देखूं तो मेरे हिसाब से काफी महंगे हैं, और अभी के रिसेंट जो अपडेट्स हुए हैं ऑप्शन के, उसके हिसाब से देखें तो वो भी एक एक्सचेंज के लिए सपोर्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी अलग से बनी हुई है, ये काउंटर के अंदर जब भी डिप मिलता है एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो यहाँ पे किसी कारणवश अगर आपको ये 2200 2250 के करीब मिलता है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, वहां पे कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो स्ट्रगल्ड वे में ऐड करना पड़ेगा, एक साथ में यहाँ पे कोई क्वांटिटी लेने की एडवाइस बनेगी नहीं। अपर साइड में रेसिस्टेंस 2750 से 2800 का दिखाई दे रहा है, अगर वो ब्रेक करेगा तो उसके बाद में थोड़ा और अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन जोन शायद कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकता है, वो 2250 से 2600 तक की रेंज का एक कंसोलिडेशन फेस है। तो थोड़ा सा इसको लोअर में बाइंग करने का ट्राई करिए। लॉन्गर टर्म अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अपसाइड रेसिस्टेंस 2750 से 2800 का है, उसके ऊपर वापस से निकले तो फिर फ्रेश हाई के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। महेश जी आपके रडार पे कौन से श्योर है स्टॉक्स है जिनको आप फोकस में रखें? देखिए अभी अभी फिलहाल रिजल्ट का सेशन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कुछ टेक महिंद्रा भी है, बंधन बैंक है, ये टाइप के कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे लगता है कि इनके नंबर थोड़े ठीक ठाक आने चाहिए। तो वैसे कुछ एक स्टॉक है जहाँ पे एक अपन अभी रिजल्ट के हिसाब से ध्यान दे सकते हैं। बाकी अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग में वहाँ पे ध्यान पॉजिटिव बना हुआ है, आईसीआईसी बैंक है इधर, आप देख लीजिए छोटे बैंक्स के अंदर आरबीएल भी है, वहाँ पे भी एक ध्यान बना हुआ है। तो अभी फिलहाल वैसे काउंटर है मिड एंड स्मॉल कैप से या बीएससी 500 के अंदर, जहाँ पे एक वैल्यूएशन है और थोड़ा जी। अपसाइड मिल सकता है, वहां पे ध्यान है। तो ये टाइप के काउंटर में फिलहाल ध्यान है। रिजल्ट सेशन ओवर होने के बाद में ओवरऑल जो व्यू आएगा उसके बाद में कुछ अगर स्पेसिफिक नंबर्स आते तो फिर वहां पे उसको रिव्यू करेंगे।